वेलकम टू ऑल ऑफ इन आइस मैराथन एंड दिस इज़ प्रीति बुरा। और आज हम स्टार्ट करना चाहेंगे अपनी नई जर्नी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के साथ, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़ा ही बेनिफिशियल भी है क्योंकि बहुत स्कोरिंग है। आपको पता होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस या 20 to 25 क्वेश्चंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो यूपीएससी ने तो स्पेसिफिकली चेंज कर दी है। और कहाँ पे उसको फोकस कर रही है यूपीएससी? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसलिए आपकी तैयारी के लिए। और स्कोरिंग इसलिए क्योंकि इसमें कोई आइंस्टाइन की कोई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं समझनी है आपको, कोई रोबोटिक्स नहीं है। ये बड़ा ही सिंपल सा सब्जेक्ट है और इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ईजी है। और स्कोरिंग तो है ही आपका, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप एनवायरनमेंट को स्किप करते हो तो आप एक बड़ा ही फुलिश कार्य कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो इसको स्किप नहीं करना है। और अगर आप, और दूसरी बात यह है कि अगर आपको पसंद आई ये इनिशिएटिव तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के जो स्पेसिफिकली डेफिनेशंस हैं मैं उन पे जंप करना चाहूँगी शुरू में, जो बेसिक थोड़ी सी चीज़ें हैं, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट स्टेप पे जंप नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा होता है कि अगर वन लाइनर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यूपीएससी से, तो यूपीएससी हमेशा इतना ऐसा सीधा साधा वन लाइनर देती है जिसको हम गलत करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा प्रीवियस पेपर में इकोसिस्टम भी पूछा हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल इकोसिस्टम, बायोम के बारे में पूछा हुआ है। तो अगर आपको यही क्लियर नहीं होंगे तो हो सकता है कि आप पेपर में, अरे इजी आया था और चारों ऑप्शन बड़े ऐसे डिफिकल्ट होते हैं कि आप गलत लगा के आएंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले इनको समझना जरूरी है, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप पे जंप करना सही नहीं है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी के साथ। इकोलॉजी कुछ नहीं है, क्या है? साइंटिफिक स्टडी है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म और जहाँ वो रह रहे हैं उन दोनों में अगर कोई इंटरेक्शन है, ऑफ कोर्स होता है, इंटरेक्शन के बिना तो है ही नहीं। अगर उन दोनों में कोई रिलेशनशिप है, किसका? इन्वायरमेंट और अपना इकोलॉजिकल, इकोलॉजी में जो रह रहे हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन दोनों में अगर उनकी इंटरेक्शन को स्टडी करें तो दिस इज कॉल्ड इकोलॉजी। आप जहाँ पे रह रहे हैं और आपका जो रिलेशनशिप है द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट यू आर लिविंग, तो दिस इज कॉल्ड, दिस स्टडी इज कॉल्ड, दिस साइंटिफिक स्टडी इज कॉल्ड इकोलॉजी। ओके, और इसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे आप स्टडी कर सकते हो। एक ही मतलब एक पर्टिकुलर लेवल नहीं है, इसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आप स्टडी कर सकते हो। और वो लेवल कौन से हैं? वो बेसिकली 5 आपके लेवल हैं जो पूछा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इनको आ सकता है अरेंज करना कि शुरुआत का लेवल कौन सा है या आखिरी का लेवल कौन सा है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहला लेवल जो होता है दैट इज ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट इज पॉपुलेशन, नेक्स्ट इज कम्युनिटी, नेक्स्ट इज इकोसिस्टम एंड द लास्ट वन इज बायोम। ओके, तो ये आपका लेवल बता दे। तो ये क्वेश्चन है तो प्लीज इसको अरेंज लिख लेना, मतलब कहीं नोट कर लेना और इसको इसी तरीके से अरेंज कर लेना इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर एज यू विश, कि आप कौन से ऑर्डर में इसको याद करना चाहते हैं। बट ये पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है? बेसिकली ये बताते हैं कि ये जो आपका और आपके नेचर का जो रिलेशनशिप है, हाउ मच द रिलेशनशिप इज कॉम्प्लेक्स, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स है, हम इन लेवल से बता सकते हैं। ओके, तो पहला लेवल क्या था आपका? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई मगरमच्छ को स्टडी करना है तो पर्टिकुलर एक मगरमच्छ की उसके आसपास के जो एरिया है उससे रिलेशनशिप को अगर आप स्टडी करोगे तो दिस इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट द फर्स्ट लेवल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। अगर हम स्पेसिफिकली उनका पॉपुलेशन ले लेंगे, मतलब ग्रुप ले लेंगे सेम स्पीशीज का और उसी एरिया में, एक ही एरिया में, तो दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन स्टडी। नेक्स्ट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है आपकी? कि डिफरेंट स्पीशीज आपके रह रहे होंगे एक एरिया में, जैसे एलिगेटर्स रह रहे होंगे, टर्टल्स रह रहे होंगे, बर्ड्स रह रहे होंगे, फिशेज रह रहे होंगे, प्लांट्स रह रहे होंगे। तो इन सब की अगर आप साथ में स्टडी करोगे तो इसको, इस स्टडी को, इस लेवल को बोलेंगे कम्युनिटी लेवल। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज योर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट जिसमें आप पूरा रहते हो। उसमें क्या होता है इकोसिस्टम में कि आपका फॉर एग्जांपल क्लाइमेट के साथ क्या रिलेशन है, सॉइल के साथ क्या रिलेशन है, एलिगेटर्स के साथ क्या रिलेशन है, मतलब जितना भी आपके पास सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी रह रहे हैं, टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर इन एरिया, तो उसको क्या बोलेंगे आप? इकोसिस्टम के लेवल पे आप उसको स्टडी करोगे। नेक्स्ट इज बायोम। अगर आप किसी रीजनल, जैसे फॉर एग्जांपल बायोम, डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम की अगर स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम को सबको अगर स्टडी करेंगे अलग अलग को, तो दिस इज कॉल्ड बायोम। और बायोम क्या है? बेसिकली इसमें हम क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाए, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस और लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम आ जाए तो दिस इज कॉल्ड बायोम्स। तो ये हो गया आपके डिफरेंट
5 लेवल जिस पे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर इकोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपका प्रिंसिपल्स, 6 प्रिंसिपल्स हैं, इतना ज़रूरी नहीं है बट पता होना चाहिए फिर भी थोड़ा बहुत। तो प्रिंसिपल 1 क्या कहता है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज एंड स्पीशीज सब डिविजन विल कंजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर आप प्रिजर्व नहीं करोगे तो ऑब्वियसली जेनेटिक डाइवर्सिटी कभी भी कंजर्व नहीं कर सकते हो, कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग हैबिटेट इज अ फंडामेंटल टू कंजर्विंग स्पीशीज। अगर आपने जो स्पीशीज जहाँ पे रहता है, जो उसका घर है, हैबिटेट है, अगर उसी को कंजर्व नहीं किया या तो फिर उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, वो डिफरेंट किसी क्लाइमेटिक रीजन में नहीं सर्वाइव कर सकता, वो उसी पर्टिकुलर रीजन के लिए बना है, उसको आपने मेंटेन नहीं किया, उसके हैबिटेट को मेंटेन नहीं किया। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्पैरो कम हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट लार्ज एरिया यूजुअली कंटेन मोर स्पीशीज देन द स्मॉलर एरियाज विद अ सिमिलर हैबिटेट। ऑफ कोर्स, क्योंकि लार्ज एरिया होगा, ज़्यादा उनके पास घर बनाने की सुविधाएं होंगी या ज़्यादा उनको एरिया मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड्स को ले लो, ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो ज़्यादा बड़ी जगह पे उड़ पाएंगे, जितना ज़्यादा बड़ी जगह पे उड़ पाएंगे उतना फूड गैदर कर पाएंगे, उतना फूड गैदर कर पाएंगे उतना नेस्ट बना पाएंगे। तो दिस इज मतलब डायरेक्ट ही रिलेशनशिप है, इसमें कोई इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। जब बड़ा एरिया होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर हैबिटेट पे बहुत सारे स्पीशीज़ को बचा सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड बट द नेचर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दोज कनेक्शंस वेरी। ऑफ कोर्स सारे थिंग्स हैं, कनेक्टेड हैं, बट फिर भी सबका नेचर और सबकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है, सबका नेचर के साथ एडजस्ट करने की पावर अलग अलग है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट डिस्टर्बेंस जो है वो शेप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम्स। ऑफ कोर्स अगर डिस्टर्बेंस नहीं आएंगी और तब भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स शेप होती हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादा ठंड होगी तो आपकी बॉडी उसी तरीके से अडेप्ट करेगी, ज़्यादा गर्मी होगी तो उसी तरीके से अडेप्ट करेगी। ओके, तो वही क्या बताता है, डिस्टर्बेंस बताती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन, कम्युनिटीज या इकोसिस्टम को, उसको किस तरीके से शेप देनी है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस टेरेस्ट्रियली फ्रेश वाटर एंड मरीन इकोसिस्टम। क्लाइमेट ऑब्वियसली, क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्लाइमेट, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन सिंक के बारे में पढ़ा होगा आपने, ओशेनिक जो एसिडिफिकेशन के बारे में आगे हम जाके पढ़ेंगे। तो ये क्लाइमेट है वो इसको इन्फ्लुएंस करता है, फ्रेश वाटर और मरीन इकोसिस्टम को। ओके, नेक्स्ट इज अगर हम नेक्स्ट उस पर जंप करेंगे तो दिस इज कॉल्ड, कुछ एक और टर्म्स हैं जो इकोलॉजी पे आपका एसोसिएटेड है, दैट इज हैबिटेट, नीश, स्पीशीज और स्पेशिएशन। इनकी भी डेफिनेशन याद करना मतलब ठीक है, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि अगर इकोसिस्टम पूछ लिया तो यूपीएससी तो हैबिटेट भी पूछ लेगी, नीश भी पूछ लेगी। तो हैबिटेट मैंने आपको बता दिया कि जिस फिजिकल एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, उसके जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे वो सर्वाइव करता है, जहाँ पे उसको अपनी एनवायरनमेंट की बेसिकली नीड्स मिलती हैं, तो वो होता है उसका हैबिटेट। जैसे स्पेस, फूड, वाटर, शेल्टर, जहाँ से भी उसको मिलेगा तो वो उसके हैबिटेट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इज नीश। नीश बेसिकली क्या होती है कि सारी एक्टिविटीज़ को अगर हम देखें और उनके रिलेशनशिप को देखें, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल विच इज यूज द रिसोर्स इन इट्स हैबिटेट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, एक्टिविटीज़ कर रहे हो, रिलेशनशिप्स मतलब बेसिकली, तो अगर आप अपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तो वो क्या होगा, आपका नीश हो गया, मतलब पर्टिकुलरली वो आपका नीश हो गया, आप वहीं से अपना सब कुछ ले रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पीशीज। स्पीशीज क्या होते हैं, जो सिमिलर आपकी पॉपुलेशन होती है उनके ग्रुप को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्योंकि आगे बताने की जरूरत नहीं है कि वो अपने आप ब्रीड कर पाएंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, क्योंकि स्पीशीज हो आप, मतलब सिमिलर पॉपुलेशन की हो, ऑर्गेनिज्म हो, तो आपके अंदर ये वाली चीज़ें तो होंगी। नेक्स्ट इज स्पेशिएशन। ये क्या होता है, नए स्पीशीज फॉर्म करना इवोल्यूशन के थ्रू या फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म लेके आना, तो उसको बोलते हैं स्पेशिएशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, एक ट्रांजिशनल एरिया होता है किसका, वेजिटेशन का, जब दो प्लांट कम्युनिटीज जैसे फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, जो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट दोनों का काम करेगा, दैट इज योर इकोटोन। तो प्लीज इसको नोट कर लो, ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इकोटोन क्या होगा, ट्रांजिशनल एरिया, नॉट मतलब फॉरेस्ट के जैसा भी नहीं होगा और ग्रासलैंड के जैसा भी नहीं होगा, जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, या दोनों का ट्रांजिशन एरिया, दोनों के बीच का एरिया, दैट इज इकोटोन। ओके, मतलब 1 किलोमीटर वाइड भी हो सकता है या फिर 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है, इसका एरिया कितना ही बड़ा हो सकता है। ओके, उसके कुछ एक एस्पेक्ट्स भी होते हैं, बायोटिक एस्पेक्ट्स होते हैं इकोटोन्स के, कि इन द इकोटोन एनवायरमेंटल कंडीशन आर इंटरमीडिएट बिटवीन द टू एडजेसेंट कम्युनिटीज।
आपके साइड वाले पड़ोसी, लेफ्ट वाले पड़ोसी और राइट वाले पड़ोसी की अगर थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आ जाए तो यू विल वर्क एज अ इकोटोन। ओके, तो इकोटोन क्या करते हैं, ज़्यादा शेल्टर प्रोवाइड करोगे क्योंकि दो क्वालिटीज़ काम करेंगी आपके अंदर। ज़्यादा शेल्टर प्रोवाइड करोगे क्योंकि एक तो ग्रासलैंड की भी हो जाएंगी आपके पास और एक आपके पास थोड़ी सी फॉरेस्ट की भी आ जाएंगी, तो आप ये इकोटोन्स क्या होंगे, इसका मतलब इम्पोर्टेंट हो गए हैं। ओके, दो एडजेसेंट कम्युनिटीज से भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, तो ये क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए हैं। नेक्स्ट इज एज इफेक्ट। एक आपने सुना होगा एज इफेक्ट नाम की चीज़ होती है। इकोटोन्स क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें दोनों टाइप की क्वालिटीज़ होंगी, दोनों टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो वहाँ पे क्या होगा, मोर स्पीशीज होंगे, डेंसर पॉपुलेशन होगी नेबरिंग कम्युनिटी से ज़्यादा, तो इसी को बोलते हैं एज इफेक्ट। मतलब कि पड़ोसियों की क्वालिटी देख के, ठीक है, इधर उधर वालों की, और हमने अपना फ़ायदा कर लिया, उसी को क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। और वहाँ पे जो स्पीशीज होंगे उसको क्या बोलेंगे, एज स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम और जो इकोलॉजी है आपकी चलती ही एनर्जी फ्लो से है, तो आपको पता होना चाहिए एनर्जी फ्लो बेसिकली होती क्या है। आपको पता होगा डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक्स लेवल होते हैं आपके, और उन ट्रॉपिक लेवल में अगर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी फ्लो हो रही है, तो उसी को बोलते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जीज इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। ओके, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में होगी, वापस नहीं आएगी, ऊपर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जहां भी जा रही है लेकिन एक ही डायरेक्शन में होगी, यूनिडायरेक्शनल। ओके, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूसर लेवल से प्रोड्यूस होती है, कंज्यूमर लेवल तक जाती है, और कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं करती। नोट कर लो प्लीज। हेंस द एनर्जी कैन बी यूज्ड ओनली वंस इन द इकोसिस्टम। एक बार इकोसिस्टम में वो एक ही बार एनर्जी यूज होगी। तो ये बेसिक क्या कैसे क्वेश्चन बनेगा, ये एक क्वेश्चन बनेगा एनर्जी फ्लो के ऊपर, जिसमें 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको बताना होगा कौन से सही है और कौन से गलत है। ओके, आपको पता होगा, एक बात मैं बताऊं आपको, एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल तक जाते हो तो जो बीच में जाने वाला जो चीज़ होती है आपकी, वो उसमें आपकी काफ़ी सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो एस्टिमेट लगाया है वो ये लगाया है कि 90% एनर्जी लॉस हो जाती है जब एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल तक आप जंप करते हैं। ओके, और ये एनर्जी तो फिर क्या होगा, मतलब प्रोड्यूसर लेवल तक, कंज्यूमर लेवल तक जाएगी तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। ओके, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आपकी एनर्जी लॉस्ट होती है जब आप एक से दूसरे तक जंप करते हो। तो प्रोड्यूसर से अगर फॉर एग्जांपल नीचे से अगर प्रोड्यूसर लेवल से अगर प्रोड्यूस हुई ऊपर तक गई, तो फिर इसका मतलब वो तो बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो के साथ आपको पता होना चाहिए 2 लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स काम करते हैं। पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड एज वेल एज ट्रांसफॉर्म्ड बट इज नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, जो कि सबने पढ़ा होगा, सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। और सेकंड लॉ क्या बोलता है थर्मोडाइनमिक्स का, कि एवरी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज अकम्पनीड बाय द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। जब भी जहाँ पे भी अगर आपकी एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है तो कहीं ना कोई एनर्जी डिसिपेट होगी। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी वेस्ट होगी, और एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक ट्रांसफॉर्म कर सकते हो या ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो ये दो दो एनर्जी, दो आपके प्रिंसिपल्स हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है प्रिपरेशन में तो यू कैन शेयर, आप किसी भी तरीके से शेयर कर सकते हो। आप टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको नीचे लिंक्स है वो सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।